हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6th हिस्ट्री का आज 4th चैप्टर करेंगे। द चैप्टर नेम इज़ व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस। अब बुक्स एंड बरियल टेल्स अस का मतलब क्या हुआ, हम ये जानेंगे कि बुक्स जो पुरानी किताबें हैं, जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, एंड जो बेरियल्स हैं मतलब जो दफनाई हुई चीज़ें हैं, वो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में क्या क्या बतलाती हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। मैरी इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर इस मैरी की एक स्टोरी दी गई है, यहाँ पर ये पिक दी हुई है मैरी की। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। जैसे ही बेल बजती है, टीचर स्टूडेंट्स को अपने साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि टीचर बच्चों को पहली बार लाइब्रेरी में लेके जा रहे थे। अब मैरी जैसे ही लाइब्रेरी में एंटर करती है, वो ये पाती है कि लाइब्रेरी जो है ना, वो उनकी क्लासरूम से भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स। लाइब्रेरी में बहुत सारी शेल्फ्स हैं, उन शेल्फ्स पर बहुत सारी बुक्स हैं। एंड कॉर्नर में एक कबर्ड भी है, उस कबर्ड में बहुत बड़ी ओल्ड वॉल्यूम्स हैं, मतलब बहुत पुरानी पुस्तकें रखी हुई हैं। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कबर्ड, अब टीचर जैसे ही ये देखते हैं कि मैरी जो है उस कबर्ड को खोलने की कोशिश कर रही है, इतने में टीचर कहते हैं दैट कबर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजियंस। दैट मीन्स कि उस कबर्ड में बहुत स्पेशल बुक्स रखी हैं, और ये स्पेशल बुक्स अलग अलग रिलीजन पर हैं, अलग अलग धर्मों पर हैं। डिड यू नो दैट वी हैव सेट ऑफ वेदास, की क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पास वेदास के सेट रखे हुए हैं। अब मैरी इतने में सोचने लग जाती है कि वेदास क्या होते हैं, तो आइए अब इन्हीं के बारे में जानते हैं कि वेदास क्या होते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। अब हम जानेंगे कि जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर इंडिया के। यू मे हैव हर्ड अबाउट वेदास, आपने वेदास के बारे में तो सुना ही होगा। इसका संस्कृत में मीनिंग होता है नॉलेज। देयर आर 4 ऑफ देम, 4 वेद हैं हमारे यहाँ पर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कितने वेद हैं हमारे यहाँ पर, तो आपको इन चारों के नाम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद को कंपोज किया गया था 3500 ईयर्स अगो, मतलब ये जो वेद है ना, जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसकी रचना कब की गई थी, 3500 साल पहले। The Rigveda includes more than 1000 hymns called सुक्ता और वेल सेड। देखो ऋग्वेदा में ना 1000 से भी ज़्यादा हिम्स हैं। हिम्स क्या होते हैं, जो भक्ति गीत होते हैं उन्हें हम हिम्स कहते हैं, जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं ना उन्हें हम हिम्स कहते हैं। अब ऋग्वेदा में जो ये 1000 से भी ज़्यादा हिम्स लिखे हुए हैं, ये हिम्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सुक्ता, और सुक्ता को हम कहते हैं वेल सेड। अब वेल सेड का मतलब क्या हुआ, देखो सुक्ता का मतलब है वेल सेड, दैट मीन्स कि बहुत अच्छे तरीके से जब कोई चीज़ बयान की जाती है तो उसे हम वेल सेड कहते हैं। तो दैट मीन्स कि बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ, बयान किया हुआ, राइट। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ऋग्वेद है इसमें 1000 की संख्या से भी ज़्यादा हिम्स हैं, और इन हिम्स को क्या कहा जाता है, दैट इज सुक्ता और वेल सेड। These hymns are in praise of various gods and goddesses। ऋग्वेद में जो ये 1000 से भी ज़्यादा हिम्स कंपोज किए गए हैं, इन हिम्स को हम क्या कहते हैं, सुक्ता और वेल सेड। अब ये हिम्स ऋग्वेद में क्यों कंपोज किए गए हैं, रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि ये अलग अलग देवी एंड देवताओं के प्रेज में कंपोज किए गए हैं, मतलब अलग अलग देवी देवताओं की इनमें स्तुति की गई है, इनको प्रेज किया गया, इनकी प्रशंसा की गई है। तो आपको ना 3 गॉड्स के नाम याद रखने ही रखने हैं। पहला है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, मतलब जो आग के देवता हैं वो है अग्नि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको तीनों ही गॉड के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र दैट मीन्स अ वॉरियर गॉड, मतलब युद्ध के जो देवता हैं वो हैं इंद्र। नेक्स्ट है सोम। सोम ना एक प्लांट है, इस प्लांट से स्पेशल तरीके की ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी, और उस स्पेशल ड्रिंक का नाम था सोम रस। सोम रस।
ये जो सोमरस है ना, ये एक तरीके की मदिरा हम कह सकते हैं उस टाइम की, और देवता ना इस सोमरस को पीना बहुत पसंद किया करते थे, और ये सोमरस सोम प्लांट से निकलती थी। तो आपको यहाँ पर अग्नि, इंद्र एंड सोम, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। ये जो हिम्स हैं ये किसने कंपोज किए? ये कंपोज किए हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्हें हम सेजेस कहते हैं। Priest taught students to recite and memorize each syllable, word, sentence bit by bit with great care. देखो ये जो हिम्स है ना, जो ऋग्वेदा में हिम्स कंपोज किए गए हैं, इन हिम्स को ना ट्रांसफर किया जाता था वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कैसे? जैसे कि जो प्रीस्ट होते थे वो अपने विद्यार्थियों को ना इन हिम्स को रिसाइट कराया करते थे, मेमोराइज किया करते थे, इनके हर एक सिलेबल को, हर एक वर्ड को याद किया करते थे, सेंटेंस को याद करते थे बिट बाय बिट, मतलब एक एक वर्ड को याद किया करते थे विद ग्रेट केयर, सावधानी से। सो मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मैन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस टाइम पर जो ये हिम्स हैं ये ज़्यादातर कंपोज किए गए मैन के द्वारा, एंड आदमियों ने ही इसे पढ़ाया है एंड पढ़ा है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द हिम्स की बात की गई है कि ज़्यादातर जो हिम्स हैं वो आदमियों ने ही, जो उस टाइम पे मैन होते थे, उन्होंने ही कंपोज किए हैं, उन्होंने ही पढ़ाया है, उन्होंने ही सीखा है। बट ऐसा नहीं है कि विमेन का यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं था। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय विमेन। कुछ जो हिम्स हैं वो विमेन ने भी कंपोज किए हैं, बट ज़्यादातर हिम्स जो हैं वो मैन ने ही कंपोज किए हैं। मैन ही इन हिम्स को पढ़ाया करते थे, एंड जो मैन होते थे वो ही इन हिम्स को पढ़ा करते थे, सीखा करते थे। अब यहाँ पर ना हम एक ग्रेट डिस्टिंक्शन देख सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करें तो हमें वहाँ पर नहीं पता कि विमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अगर हम इस एरा की बात करें तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यस, कहीं ना कहीं विमेन का रोल यहाँ पर था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो ग्रंथ है ना ये लिखित हैं। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ भी पार्ट लिखित में नहीं मिलता, और जो स्क्रिप्ट है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो आज तक किसी ने पढ़ी नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है। कोई ऐसा किसी को आज तक समझ नहीं आया उन स्क्रिप्ट्स में क्या लिखा है। लेकिन ये जो ग्रंथ है इनमें तो लिखित साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ जो हिम्स हैं वो विमेन ने भी कंपोज किए हैं, तो इसलिए हमें पता है कि विमेन का यहाँ पर कितना रोल रहा है। अब ये जो ऋग्वेद है इसमें लैंग्वेज कौन सी है? ओल्ड, या जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। ये जो वैदिक संस्कृत है ना ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप स्कूल में पढ़ते हो ये इस तरीके की संस्कृत नहीं है। वैदिक संस्कृत इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो इजीली समझ में नहीं आएगी किसी के। तो वैदिक संस्कृत बिल्कुल डिफरेंट है जो आप स्कूल से पढ़ते हो उस संस्कृत से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है वो संस्कृत, वैदिक संस्कृत में, ओल्ड संस्कृत में लिखे हुए हैं। राइट, एनसीईआरटी में कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं तो एक एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वन इज संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। देखो संस्कृत एक पार्ट है किसका? फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का। अब फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का मतलब क्या है? देखो जो ये फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है ना इसे इंडो यूरोपियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ इंडियन एंड कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस आती हैं। अब फैमिली ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं आती हैं कि उन भाषाओं के वर्ड्स एक दूसरे से कॉमन हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कहा जाता है। एंड इन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज संस्कृत भी है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। इसके अलावा जो एशियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पर्शियन। अब इसके अलावा जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं ना ये इंडो यूरोपियन में आती हैं। तो इंडो यूरोपियन है एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इन लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी कॉमन हैं, तो इसीलिए हम इनको फैमिली कह रहे हैं। जैसे कि मात्र जो वर्ड है ये संस्कृत का वर्ड है, और मात्र हम माँ के लिए यूज़ करते हैं, माता के लिए यूज़ करते हैं। अब हिंदी में माँ वर्ड है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने सिमिलर साउंड कर रहे हैं।
एंड इंग्लिश में मदर कहते हैं हम माँ को। तो इसीलिए ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये इंडो यूरोपियन के पार्ट्स हैं। रीजन बीइंग कि इनके जो वर्ड्स हैं वो कॉमन है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो इसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट हो या संस्कृत से ही डिराइव हुई हो। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टेंस, दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। अब नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो तिब्बत एंड बर्मन फैमिली में बिलोंग करती हैं। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो झारखंड की तरफ एंड जो सेंट्रल इंडिया है, मतलब जो इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, इनमें जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला पार्ट है, ये ध्यान रखना कि संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन जो फैमिली ऑफ लैंग्वेज है उसी का ये पार्ट है। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। अब जिन ओल्ड स्क्रिप्चर्स की हम बात कर रहे हैं उनको राइट डाउन किया गया, फिर उनका प्रिंट निकाला गया। द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये आ गई है, ध्यान रखना कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद को रिसाइट किया जाता था मतलब बोला जाता था, एंड हर्ड मतलब सुनकर याद किया जाता था, रादर देन रीड, क्योंकि ऋग्वेद लिखित में नहीं था। It was written down several centuries after it was first composed. इसको जब कंपोज किया गया था तो 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। किसे? ऋग्वेद को। ठीक है, तो उस टाइम पर ये लिखित में थोड़ी ना था, इसको तो सिर्फ कंपोज किया गया था। तो ऋग्वेद को ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर किया जाता था? रिसाइट करके, और बच्चे सुनकर एंड बोलकर इसको याद करते थे। ठीक है, रादर देन रीड का मतलब है कि ऋग्वेद पहले कंपोज किया गया था, ना कि लिखित में था, बल्कि इसको लिखा गया काफी सेंचुरीज के बाद। एंड इसे प्रिंट कब कराया गया? लगभग 200 साल पहले। तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि ऋग्वेद को जो ऋग्वेद है उसको कंपोज किया गया 3500 साल पहले, वेयर एज इसको फिर लिखा गया कुछ सेंचुरीज के बाद एंड 200 साल पहले इसे प्रिंट किया गया। ठीक है, तो इसीलिए ऋग्वेद को रिसाइट किया जाता था, हर्ड किया जाता था, रादर देन रीड। मतलब आपने ये लाइन जो है याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। हम यहाँ पर जानेंगे कि हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद की स्टडी कैसे की। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियंस जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट की तरह पास्ट की स्टडी करते हैं। इसके अलावा हिस्टोरियंस जो है वो मटेरियल रिमेन्स की भी स्टडी करते हैं, एंड इसके अलावा हिस्टोरियंस रिटन सोर्सेज को भी एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ इस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि हिस्टोरियंस का काम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो पास्ट की स्टडी करते हैं, एंड जो रिमेन्स में मटेरियल्स मिलते हैं उनकी भी स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ रिटन सोर्सेज को भी एग्जामिन करते हैं। अब हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट में मैं डिफरेंस बताती हूँ। देखो, हिस्टोरियंस जो है ना ये रिमेन्स की तो स्टडी करते ही हैं, साथ ही साथ ये लोग ना रिटन सोर्सेज को भी रेफर करते हैं। वेयर एज आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये लोग बस जमीन को डिग करके एक्सकेवेट करके उन मटीरियल्स को स्टडी करते हैं, ना कि लिखित सोर्सेज को। ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाएगा आप लोगों का। अब यहां पर बताया हुआ है कि हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद की स्टडी कैसे की और क्या कुछ पाया ऋग्वेद में। सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में ये आ गया कि जो ऋग्वेद में कुछ हिम्स है ना वो डायलॉग्स की फॉर्म में है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कुछ हिम्स हैं जो डायलॉग्स की फॉर्म में है। डायलॉग का मतलब क्या है कि दो लोगों के बीच में डायलॉग्स हैं या वार्तालाप हो रखी है, कॉन्वर्जेशन हो रखी है। दिस इज द पार्ट ऑफ वन सच हिम
यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया है इस डायलॉग फॉर्म का। अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स नेम्ड ब्यास एंड सुतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। देखो यहाँ पर डायलॉग दिखाया है और आपसे ये क्वेश्चन तीसरा पूछ लिया जाएगा कि किसके बीच में डायलॉग्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है विश्वामित्र के बीच में एंड दो रिवर्स के बीच में, मतलब विश्वामित्र एक साइड एंड दूसरी साइड टू रिवर्स, इन दोनों के बीच में जो डायलॉग्स फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो एक तरफ विश्वामित्र के डायलॉग्स हैं, दूसरी तरफ ये जो दोनों रिवर हैं इनके डायलॉग्स हैं। तो दोनों रिवर कौन सी हैं? ब्यास एंड सतलुज। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो नदियां हैं इनका नाम ऋग्वेद में मेंशन है, तो दैट मीन्स कि इनको गॉडेसेस की तरह वर्शिप किया जाता रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये तीनों क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है और हिस्टोरियन वाला भी आया हुआ है। इसी पैराग्राफ में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। अ पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद, यहाँ पर आप ये पेज देख रहे हो, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट का पेज है और ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ऋग्वेद की। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद ऑन बर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। अब जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ना ऋग्वेद की, ये किस पर लिखी गई है? बर्च बार्क पे। हमने ऑलरेडी बर्च के बारे में बात की थी जब हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो ऋग्वेद की मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है ये कहाँ पाई गई है? कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of Rigveda and as well as English translation. तो इस मैन्यूस्क्रिप्ट को 150 साल पहले एज अ सोर्स यूज किया गया था जब ऋग्वेद का प्रिंटेड टेक्स्ट तैयार किया जा रहा था एंड ऋग्वेद का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था तो उसके लिए इस मैन्यूस्क्रिप्ट को एज अ सोर्स लिया गया था, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जो ये लिखित में है ना इसका ट्रांसलेशन किया गया था एंड इसका प्रिंटेड टेक्स्ट तैयार किया गया था। और ये जो आज के टाइम पर जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ये प्रिजर्व है, कहाँ पर है? पुणे की लाइब्रेरी में। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विश्वामित्र एंड जो टू रिवर्स है उनके बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुई है ना डायलॉग्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर उन्हीं डायलॉग्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से डायलॉग फॉर्म में हमें ऋग्वेदा में हिम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र दोनों नदियों को पुकारते हैं। दोनों नदियों का नाम क्या है? बीज एंड सतलुज। तो ये कहते हैं ओ रिवर्स, हे नदियों, कम डाउन फ्रॉम माउंटेन्स, पहाड़ों से नीचे आओ, लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, मतलब तेज दौड़ते हुए घोड़ों की तरह, एंड टू शाइनिंग काउज की तरह, मतलब दो दमकती हुई गायें की तरह माउंटेन से नीचे आओ। और ये जो गायें हैं ये अपने बछड़ों को हमेशा चाटती रहती हैं, लिक करती रहती हैं प्यार से। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो विश्वामित्र है ना इन्होंने दोनों नदियों को हॉर्स एंड काउज से कंपेयर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यू मूव लाइक चैरियट टू सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तो विश्वामित्र यहाँ पर कहते हैं कि इंद्र की पावर की तरह यू मूव लाइक चैरियट टू द सी, मतलब तुम लोग रथ की तरह दौड़ रही हो, किसकी तरफ? समुद्र की तरफ। यू आर फुल ऑफ वाटर, तुम पानी से बिल्कुल परिपूर्ण हो। विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और तुम जब सी में समुद्र में जाओगे तो एक दूसरे के साथ मिल जाओगी। अब रिवर्स कहती है यहाँ पर वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ ऑफ गॉड हैव मेड फॉर अस। हम लोग ना जो हम नदियां हैं हम लोग भगवान के बनाए हुए पाथ पर बहते हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, जब एक बार हम बहना स्टार्ट कर देते हैं, वी कैन नॉट स्टॉप, हम रुक नहीं सकते। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, फिर भी तुम हमारे सामने क्यों प्रार्थना कर रहे हो? अब यहाँ पर ना विश्वामित्र बताते हैं कि ये इन दोनों नदियों से प्रेयर क्यों कर रहे हैं। ये कहते हैं ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव द एक्सेस सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। विश्वामित्र कहते हैं हे मेरी प्यारी बहनों सुनो मेरी बात, ये जो गायक है, ये यहाँ पर खुद को सिंगर बोल रहे हैं, ये कहते हैं ये गायक बहुत दूर से आया है अपने चैरियट एंड कार्ट के साथ, मतलब अपने रथ के साथ, एंड इसीलिए मुझे सेफली क्रॉस करने दो, अपने पानी को इतना ऊपर मत उठाओ।
तो अब रिवर कहती है वी विल लिसन टू योर प्रेयर, कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, तुम आराम से जो है नदी को पार कर सकते हो। अब हिस्टोरियंस यहाँ पर क्या पॉइंट आउट करते हैं, वो कहते हैं कि हिम वॉज कंपोज्ड इन एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, कि हिम, ये जो हिम है ना, ये जो डायलॉग की फॉर्म में हमने अभी विश्वमित्र एंड इन दोनों नदियों के बीच में सुना, तो हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि ये हिम जरूर इसीलिए कंपोज की गई होगी कि उस एरिया में ना ये दोनों नदियाँ बहती होंगी। एंड यहाँ पर ये जो रिवर को क्रॉस करने की बात है, तो शायद वहाँ पर लोगों को रिवर को क्रॉस करने में दिक्कत होती होगी, तो इसीलिए ये डायलॉग की फॉर्म में लिखे हुए हैं। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट सेजेस लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स, कि ये जो हिस्टोरियंस है ये कहते हैं कि जब ऋषि मुनि यहाँ रहा करते थे ना, तो उस टाइम पर हॉर्सेज एंड काउज को काफ़ी वैल्यू दी जाती थी, तभी इन दोनों रिवर्स को हॉर्सेज एंड काउज से कंपेयर किया गया है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हिम्स। तो आप ध्यान देना कि इन हिम्स में इंडस रिवर का नाम है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम है, एंड साथ ही साथ सरस्वती जो नदी है उसका भी नाम है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, लेकिन गंगा और यमुना का नाम एक बार हिम में लिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन सीटेट में एंड अदर एग्जाम में आ रखा है, और क्वेश्चन ये आया था कि गंगा एंड यमुना का नाम कितनी बार लिया गया है हिम में, तो ऑप्शंस में था 100, 1000, नन ऑफ दीज, कुछ ऐसे ऑप्शंस थे, तो आपको टिक करके आना है 1 पे। क्यों? क्योंकि गंगा एंड यमुना नदी का नाम हिम में एक बार लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को ना इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती, इनके नाम आपको ध्यान में रखने की, कौन कौन सी नदियों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे कि इंडस, सरस्वती, गंगा यमुना, हालांकि गंगा यमुना का एक बार नाम लिया है, ब्यास, सतलुज, एंड इंडस की जो अदर ट्रिब्यूटरीज है जिनके बारे में हमने ऑलरेडी वाटर ट्रीटी में बात की थी, तो ध्यान देना इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये जो है ये इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इनका नाम जो है वो हिम में लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, जितना मैंने आपको कराया इसको अच्छे से करिए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, और इस जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम 2 और पार्ट्स में बांटेंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपके कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। द चैप्टर नेम इज़ व्हाट बुक्स एंड द बरियल टेल्स अस। तो इस चैप्टर का ये है आज पार्ट 2। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में। मतलब हम इस पैराग्राफ में ना ये देखेंगे कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, तो इसका मतलब क्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है। ये चारों वेद ना अलग अलग टाइम पीरियड पर लिखे गए हैं। तो सबसे पुराना जो वेद है, सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है, दैट इज ऋग्वेद। तो यहाँ पर इस चैप्टर में ना हम लोग अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ऋग्वेद में जो अर्ली टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं, ठीक है। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। ऋग्वेद टाइम पीरियड में ना काफ़ी सारी प्रेयर्स की जाती थी, और ये प्रेयर्स किसके लिए की जाती थी? कैटल के लिए। कैटल के लिए क्यों? क्योंकि कैटल से इनको फूड मिलता था, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट वगैरह मिलता था। कैटल का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे हम कहते हैं मवेशी, या ये कह लो बैल, गायें, ठीक है। तो ऋग्वेदिक पीरियड में ना कैटल के लिए प्रेयर्स की जाती थी। सेकंड है चिल्ड्रन के लिए, एंड चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशली सन्स के लिए, मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए ये लोग पूजा करते थे।
ताकि हेल्दी बच्चा पैदा हो। इसके अलावा हॉर्सेस के लिए ये लोग प्रेयर्स किया करते थे। क्यों? क्योंकि हॉर्सेस से ना ये लोग बैटल्स जीता करते थे। तो हॉर्सेस बैटल्स में काम आते हैं ना, रथ को खींचने में। तो बैटल्स जो हैं वो हॉर्सेस की वजह से जीत जाया करते थे। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स। हॉर्सेस जो हैं वो चैरियट्स मतलब रथ को खींचने के काम आते हैं। दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। और हॉर्सेस का यूज कहाँ किया जाता है? बैटल्स में। विच वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल। अब देखो यहाँ पर ना अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो बैटल्स होती थी उसके काफ़ी सारे रीजन थे। ये बैटल्स क्यों होती थी? देखो, पहला है आंसर, कैटल को कैप्चर करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि कैटल को क्यों कैप्चर करना था और क्यों इनके लिए प्रेयर की जाती थी, क्योंकि इनसे इनको फूड मिलता था। नेक्स्ट है बैटल्स वर ऑल्सो फोर्ट फॉर लैंड। देखो, पहला हमने क्या रीजन पढ़ा? कैटल। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? लैंड। तो जमीन को जीतने के लिए ये लोग बैटल लड़ा करते थे। अब जमीन को जीतने के लिए क्यों? क्योंकि लैंड काम आती है फॉर पास्चर। पहले तो पास्चर के लिए, क्योंकि कैटल रियरिंग जब करेंगे तो गाय भैंस वगैरह जो है या जो अदर एनिमल्स हो गए जो हर्बीवोरस एनिमल हैं, उनके पास्चर के लिए लैंड ही तो काम आएगी ना। एंड इसके अलावा लैंड्स पर ये हार्डी क्रॉप्स ग्रो किया करते थे जो बहुत जल्दी क्विकली राइपन हो जाया करती थी। तो कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इनको लैंड की जरूरत होती थी? बार्ले। ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड रीजन ये है कि ये लोग बैटल्स लड़ा करते थे फॉर वाटर। ठीक है, क्या पता किसी एरिया में बहुत अच्छा वाटर रिसोर्सेज हो, तो इन लोगों को पानी की तो जरूरत होती थी। तो वाटर को कैप्चर करने के लिए या फिर जो रेवरिन प्लेन्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए ये लोग बैटल्स लड़ा करते थे। एंड फोर्थ रीजन, ये लोग पीपल को कैप्चर करने के लिए, मतलब लोगों को कैप्चर करने के लिए ये लोग बैटल्स लड़ा करते थे। अब आप कहोगे कि लोगों को क्यों कैप्चर करते थे? देखो बच्चों, आगे जाकर ना ये क्या करते थे ना, ये स्लेव्स बना लिया करते थे इनको। इसके बारे में अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आप देखना कि इनको कैप्चर करके ना ये लोग स्लेव्स बनाते थे, जिन्हें हम अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में दास या दासी कहते हैं। ठीक है, अभी आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो अभी आपने इस पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में क्या जाना कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ना प्रेयर्स होती थी। तो आपको याद रखना प्रेयर्स किसके लिए होती थी? कैटल, चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन में भी स्पेशली पुत्र के लिए, सन के लिए, एंड हॉर्सेस के लिए। इनके लिए तो ये प्रेयर्स करते थे। और हॉर्सेस को किसके लिए काम लाया जाता था? बैटल्स के लिए, क्योंकि बैटल्स में रथ खींचने को चाहिए ना कोई, तो वहां पर हॉर्सेस का यूज किया जाता था। इसके अलावा ये लोग बैटल्स क्यों लड़ा करते थे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, लैंड को कैप्चर करने के लिए, एंड इसके अलावा वाटर को कैप्चर करने के लिए, मतलब जो वाटर एरियाज हैं उनको कैप्चर करने के लिए, एंड लोगों को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और कैटल को क्यों? क्योंकि इनसे फूड मिलता है इनको। लैंड को क्यों कैप्चर करते थे? क्योंकि यहाँ पर एक तो पास्चर मिल जाता है, जिन एनिमल्स को ये रियर किया करते थे उनका खाना पीना यहाँ से हो जाता है। दूसरा, ये लोग यहाँ पर जो क्विकली तरीके से राइपन हो जाया करती थी फसलें, उन फसलों को ये उगाया करते थे, जैसे कि बार्ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके अलावा पानी एंड लोगों को कैप्चर करने के लिए ये लोग बैटल्स लड़ा करते थे। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज कैप्ट बाय द लीडर्स। अब इन बैटल्स में ना इनको कुछ वेल्थ भी मिला करती थी। अब वेल्थ में कुछ हिस्सा तो इनके लीडर्स रख लिया करते थे। सम वॉज गिवन टू प्रीस्ट, और कुछ वेल्थ का हिस्सा ये लोग प्रीस्ट को दे दिया करते थे। एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। अब जितना बचा हुआ अब वेल्थ है वो लोगों में बांट दिया करते थे, मतलब 3 हिस्से किया करते थे। राइट? नो, एक्चुअली 4 हिस्से ये लोग किया करते थे, क्योंकि एक यज्ञ में, मतलब यज्ञ में भी काम आया करते थे। तो पहला कैसे ये वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे? लीडर्स रख लिया करते थे कुछ तो इसमें से वेल्थ, फिर कुछ प्रीस्ट को दे दिए जाते थे, एंड कुछ जो है वो लोगों के लिए, लोगों के बीच में बांट दिए जाते थे। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सैक्रिफाइसेस। ऋग्वेदिक पीरियड में ना यज्ञ कराए जाते थे, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि सैक्रिफाइसेस होते थे। तो इसके लिए भी वेल्थ लगती थी। तो कुछ पैसा जो है वो यज्ञ के लिए भी क्या किया जाता था? यज्ञ इंग्लिश में बोलेंगे, वैसे यज्ञ बोलते हैं इनको हम। ठीक है, तो यज्ञ जो है ना उसको परफॉर्म करने के लिए ये लोग कुछ पैसा बचाते थे। इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इन टू द फायर।
तो यज्ञ में तो आपको पता है ना कि फायर होती है, तो फायर में ये लोग कुछ कुछ ऑफरिंग्स डाला करते थे। ऑफरिंग्स का मतलब क्या है कि आहुति जिसे कहते हैं हम, आपने सुना होगा ये वर्ड कि यज्ञ में आहुति डाला करते थे। एंड ये यज्ञ किस लिए किए जाते थे? गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए, मतलब अपने देवी देवताओं के लिए ये लोग इन यज्ञ को परफॉर्म किया करते थे। तो इसमें किस किस चीज़ों की ऑफरिंग करते थे, मतलब किन किन चीज़ों की ये लोग आहुति दिया करते थे? घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर जो यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे इनमें ये लोग जिस चीज़ की ऑफरिंग दिया करते थे वो है घी, ग्रेन एंड एनिमल्स की भी ये लोग आहुति दिया करते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, मतलब ज़्यादातर ना इन बैटल्स में, इन वॉर्स में मैन पार्टिसिपेट करते थे, आदमी लोग थे जो पार्टिसिपेट किया करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी। उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि कोई रेगुलर आर्मी थी जो वही लड़ने जाया करती थी, ऐसा नहीं था। बल्कि बैटल्स अगर इनको लड़ना होता था ना, ये लोग पहले असेंबलीज किया करते थे। मतलब असेंबली का मतलब है एक साथ इकट्ठा हो जाते थे और वहाँ पर सब लोग मिलते थे एंड डिस्कस किया करते थे वॉर्स के मैटर पर एंड पीस के मैटर पर, ठीक है। मतलब क्या है कि जो वॉर्स हुआ करते थे ना अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में, उसमें मैन पार्टिसिपेट करते थे, नॉट वीमेन। ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना वो ये है कि यहाँ पर कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, बल्कि ये जो कॉमन पीपल है ना, ये सब लोग असेंबली किया करते थे, एक जगह पर आकर ऐसे इकट्ठे होकर एक हॉल में मिल लिए और यहाँ पर सब लोग मिलकर डिस्कशन किया करते थे वॉर्स के बारे में एंड पीस के बारे में। दे ऑल्सो चोज लीडर्स। अब इन असेंबली में से ये लोग एक ना अपना लीडर भी चुना करते थे, और जो वो लीडर होता था ना वो काफ़ी ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर होता था, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड योग्य जो युद्ध लड़ने वाला होता है वो हुआ करता था, ठीक है। योग्य योद्धा जो है वो हुआ करता था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये लोग असेंबली में जब मिलते थे तो वॉर एंड पीस को डिस्कस किया करते थे। इसके अलावा ये इन्हीं लोगों में से अपने बीच में से ये एक लीडर चुना करते थे, बट जो लीडर होता था ना वो काफ़ी ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर होता था। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में लोगों को अलग अलग शब्दों से डिस्क्राइब किया जाता था। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। हालांकि लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो अलग अलग ये शब्द यूज़ किए जाते थे ना, ये बहुत सारे तरीकों पर डिपेंडेंट थे, मतलब बहुत सारे बेसिस थे इसके। जैसे कि इन द टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, कि वो किस तरीके का काम किया करते थे। द लैंग्वेज दे स्पीक, कि कौन सी भाषा वो बोला करते थे। द प्लेसेस दे बिलोंग टू, किस प्लेस से वो बिलोंग किया करते थे। द फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करते थे। देयर कम्युनिटीज़, किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, किस समुदाय से थे वो, या फिर किस तरीके के कल्चरल प्रैक्टिसेस वो किया करते थे। तो इन सब चीज़ों पर बेसिस उनके वर्ड्स थे। तो अभी हम यही देखेंगे कि ऋग्वेद में लोगों को डिस्क्राइब कैसे किया जाता था, किन शब्दों के साथ डिस्क्राइब किया जाता था। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप को उनके काम के बेसिस पर जो है डिस्क्राइब किया जाता था। पहले थे प्रिस्ट एंड दूसरे थे राजा। जो प्रिस्ट है ना, इनको ब्राह्मिन्स कहा जाता था, ठीक है। प्रिस्ट को क्या कहा जाता था? ब्राह्मिन्स कभी कभी। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, ये लोग रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, इसीलिए इन्हें प्रीस्ट बोला जाता था और इसीलिए इनको ब्राह्मिन्स कहा जाता था, ठीक है। रिचुअल्स का मतलब क्या हुआ कि ये तरह तरह के रीति रिवाज वगैरह किया करते थे, यज्ञ वगैरह परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो राजा होते थे उनके काम की वजह से उन्हें राजा बोला जाता था। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजाज है ना, दे वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। तो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड के जो राजा होते थे वो उन राजाओं से बिल्कुल अलग थे जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस, आर्मीज, नोर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है ऑलरेडी, ध्यान रखना।
कि जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड के राजा होते थे ना तो इनके पास अपनी कोई कैपिटल सिटी थी, ना ही पैलेसेस थे, ना ही इनकी कोई अपनी आर्मी थी, और ना ही ये टैक्सेस को कलेक्ट किया करते थे। बट आप आगे आने वाले चैप्टर्स में जो राजा पढ़ेंगे ना, उनमें आप देखोगे कि उनके बड़े बड़े महल हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी आर्मी है, टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ोगे। तो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजाज हैं वो राजा बिल्कुल अलग हैं आगे आने वाले चैप्टर से, जो राजा आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में एक ये भी चीज़ थी, सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर्स एज राजाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में क्या था ना, कि राजा का बेटा राजा बने ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर ना हेरेडिटी तरीके से क्राउन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था। बट आप आगे चैप्टर्स में ये पढ़ोगे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। तो वो चीज़ आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। लेकिन हम अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ये देखते हैं, अगर कोई राजा है, हालांकि वो राजा सिर्फ नाम का राजा है, उसके पास ना तो कोई ऐसे शानो शौकत थी अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में, ना उसके पास अपनी आर्मी थी, ना वो टैक्स वगैरह कलेक्ट किया करते थे, राइट। लेकिन उस राजा का जो बेटा होता था वो राजा बने ऑटोमेटिकली, ये नहीं था उस टाइम पीरियड में। हेरिडिटी तरीके से जो है ट्रांसफ़र नहीं होता था क्राउन। ध्यान रखना, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। लेकिन जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में राजा होते थे ना, उनका काम क्या होता था? चलो माना कि उनके पास ना तो बड़े बड़े महल थे, ना आर्मीज थी, ना वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, बट काम क्या होता था? राजा क्यों थे? देखो, रीज़न ये है कि उस टाइम पर जो असेंबलीज होती थी ना, उस असेंबली में सब लोग आया करते थे। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई शिकायतें हैं, तो वो सब लोग राजा के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखा करते थे। एंड राजा इसके बदले लोगों को क्या करते थे कि जस्टिस प्रोवाइड किया करते थे। लोगों की जो शिकायतें हैं उसको दर्ज करके उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करते थे एंड अपनी प्रजा की रक्षा किया करते थे। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कम्युनिटी के बेसिस पर जो लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि काम के बेसिस पर, जैसे कि राजा एंड प्रीस्ट। दूसरा कम्युनिटी के बेसिस पर। तो कम्युनिटी के बेसिस पर दो वर्ड कौन से थे? वन वॉज द वर्ड जन, ठीक है, जन, ओके। और ये जो वर्ड है ना, ये हम आज के टाइम पर हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस में भी यूज करते हैं। एंड दूसरा वर्ड है दैट इज विश। तो ये जो वर्ड है विश, ये किससे निकला है? वैश्य से। एंड वैश्य जो है इसी से ही विश आया है। और इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि कम्युनिटी के बेसिस पर दो वर्ड जो हैं वो यूज़ किए जाते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर जन मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जितने भी लोग आए तो उनको जन कहा जाता था, एंड दूसरी कम्युनिटी में जितने लोग आए उनको क्या कहा जाता था? विश कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। और जो ये वर्ड है जन, ये हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस में आज भी यूज़ किया जाता है। एंड जो विश वर्ड है ये वैश्य वर्ड से निकला हुआ है। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम। हम ऋग्वेद में ये देखते हैं कि बहुत सारे विश एंड जन को मेंशन किया हुआ है ऋग्वेद में। तो इसीलिए हम क्या रेफरेंस देते हैं उनको? जैसे कि हमें ये उल्लेख मिलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं। पुरुजन और पुरुविश, दूसरा है भारत जन और भारत विश, तीसरा है यदुजन और यदुविश। तो हमें ना इन तीनों का ही रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि इन तीनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas, called their opponents Dasas और Dasyus। देखो, जो हिम्स कंपोज किया करते थे ना, वो अपने आप को आर्याज कहा करते थे। मतलब जो हिम्स की रचना किया करते थे वो अपने आप को आर्य कहते थे और अपने ओपोनेंट्स को वो दास या दस्युज कहकर बुलाया करते थे, डिस्क्राइब किया करते थे। और ये जो दास और दस्युज थे ना, दीज वर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। मतलब ये दास और दस्युज एक ही नाम हुआ, दस्युज से ही दास निकला, दास से ही दस्युज बना। ठीक है, तो ये जो पीपल थे, ये लोग किसी भी तरीके का रिचुअल या किसी भी तरीके का सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं किया करते थे।
एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इन लोगों की लैंग्वेज भी अलग हुआ करती थी, किनकी, इन दास एंड दस्यूज की। तो यहाँ पर आपको आर्य एंड दास इन दोनों में डिफरेंस जानना है कि आर्य वो लोग थे जो हिम्स को कंपोज किया करते थे, वेयर एज दास वो पीपल थे जो किसी भी तरीके का ना तो कोई रिचुअल और ना ही किसी तरीके के सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया करते थे। इसके अलावा ये लोग अलग लैंग्वेज का यूज किया करते थे। लेटर द टर्म दास केम टू मीन स्लेव। देखो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ना दास का मतलब स्लेव नहीं था, सिर्फ दास ही कहा जाता था, स्लेव वर्ड थोड़ी ना इनको पता था। हालांकि इसका वर्ड बाद में, दास का जो मीनिंग है बाद में बन गया स्लेव, ठीक है। और फेमिनिन के लिए मतलब जो औरतें हुआ करती थी उनके लिए दासी वर्ड यूज किया जाता था, मेल के लिए दास वर्ड यूज किया जाता था। स्लेव्स वर विमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी पैराग्राफ में जब पढ़ाया था, ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे थे, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स की बात कर रहे थे जिस पैराग्राफ में, और हमने बैटल्स के बारे में जाना था कि बहुत सारे रीजंस थे, उन रीजंस की वजह से बैटल्स की जाती थी, जिसमें से एक रीजन था टू कैप्चर पीपल। तो उन लोगों को कैप्चर करके ना उनको अपना दास बनाया जाता था, स्लेव्स बनाया जाता था, और ये स्लेव्स में विमेन भी होते थे, मैन भी होते थे। और इन स्लेव्स को ना एक्चुअली ये लोग बैटल में या वॉर में कैप्चर किया करते थे, इनको जीता करते थे। दे वर ट्रीटेड एज देयर प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। अब जो ओनर, जो लीडर या मालिक इनको जीता करते थे वो उनको अपनी जागीर समझा करते थे, अपनी प्रॉपर्टी समझा करते थे। हु कुड मेक दैम डू वट एवर दे वॉन्टेड। जिस तरीके का काम वो चाहते थे उस तरीके का काम इनसे करवाया करते थे। वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब हम क्या देख रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ऋग्वेद को कंपोज किया जा रहा था, एंड दूसरी तरफ देयर वर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर। मतलब एक तरफ नॉर्थ वेस्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ऋग्वेद को कंपोज किया जा रहा है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अलग तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम बात करेंगे मेगालिथ्स के बारे में। अब ये मेगालिथ्स की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे जो है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हो, आपके जनरल डाउट्स को मैं सॉल्व करूँगी। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. हम लोग 6th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर कर रहे थे। द चैप्टर नेम इज व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस। तो हमने बुक्स के बारे में बात कर ली कि बुक्स हमें क्या क्या बतलाते हैं, जिसमें हमने ऋग्वेद के बारे में बात की थी। अब हम बरियल साइट्स के बारे में बात करेंगे कि जो बरियल साइट्स हैं ये हमें क्या बतलाती हैं, इनसे हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा, साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। साइलेंट सेंटिनल्स का मतलब क्या है, खामोश पहरेदार। सेंटिनल्स का मतलब होता है पहरेदार या रखवाली करने वाला। तो जो ये वर्ड है साइलेंट सेंटिनल्स, ये किसके लिए यूज किया गया है, मेगालिथ्स के लिए। मेगालिथ्स का मतलब क्या होता है, देखो मेगा प्लस लिथ्स, तो मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथ्स का मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़े पत्थर। तो जो बिग स्टोन्स है उनको हम कहते हैं मेगालिथ्स, या बिग स्टोन्स को हम कहते हैं मेगालिथ्स। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। एक बार नेक्स्ट पेज पर हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना एक बेरियल साइट दिखाई है, ये आप देख सकते हो, एक बेरियल साइट है। यहाँ पर ये कब्र है और इसके आसपास ये देखो बड़े बड़े पत्थरों को अरेंज किया हुआ है। और इन पत्थरों को यहाँ पर क्यों अरेंज किया हुआ है, एज अ मार्क। मार्क किस चीज़ का, कि लोगों को पता चले कि अगर यहाँ पर बड़े पत्थर है दैट मीन्स ये एक बेरियल साइट है, राइट। तो इसीलिए ये साइलेंट सेंटिनल्स जो है ये बड़े पत्थरों के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि ये कब्रों के आसपास इनको अरेंज किया जाता था। तो एक तरीके से ये साइलेंट सेंटिनल्स थे कब्र के। These stones boulders are known as megaliths। जो हमने ये बड़े बड़े पत्थर देखे इनको हम कहते हैं megaliths। These were carefully arranged by the people and were used to mark burial sites।
इन मेगालिथ्स को बेरियल साइट के आसपास अरेंज किया जाता था एज अ मार्क। जैसा कि मैंने बताया कि लोगों को ये पता चलता था कि जहां पर बड़े पत्थर इस तरीके से अरेंज है, दैट मीन्स वो एक बेरियल साइट है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। और जो ये प्रैक्टिस थी ना, मतलब जो ये प्रचलन था कि बेरियल साइट के आसपास बड़े बड़े पत्थरों को अरेंज करना, ये प्रचलन कब से चलता आ रहा था? 3000 साल पहले से। और कहाँ कहाँ पर ये प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट थी, मतलब प्रिवेलेंट का मतलब है कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी या फैली हुई थी। जैसे कि डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एंड कश्मीर की तरफ। तो इन प्लेसेस में जो है बड़े बड़े पत्थरों को बेरियल साइट के आसपास अरेंज किया जाता था, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2। मैप 2 आप देखना पेज नंबर 13 पर है। वहाँ पर ना आपको 2 इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये है मैप नंबर 2 13 पेज पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कर्सर मूव होता हुआ देख रहे हो, तो ये है मेगालिथ साइट्स का निशान, दैट इज ग्रीन। तो देखो आप मैप पर ग्रीन जो डॉट है वो यहाँ पर है इन दोनों जगह पर। तो साइट कौन सी है? ब्रह्मगिरी एंड दूसरी है अदीना चन्नलूर। तो ये जो दोनों साइट्स हैं ना, ये मेगालिथिक साइट्स हैं, ध्यान रखनी है आपको ये। While some megaliths can be seen on the surface, other megalith burial are often underground. देखो आर्कियोलॉजिस्ट को ना कुछ मेगालिथ्स सरफेस पर मिले हैं, मतलब ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, एंड कुछ मेगालिथ जमीन के नीचे दबे हुए मिले हैं। इसके अलावा सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कुछ ऐसी भी साइट्स मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जहां पर इन बड़े पत्थरों का ऐसे सर्कल बनाया हुआ है, और कुछ ऐसी साइट्स मिली हैं जहां पर एक ही बड़ा पत्थर रखा हुआ था बेरियल साइट पर। ठीक है, तो कैसे समझे आप इस टॉपिक को? देखो हमने ये देख लिया कि 3000 साल पहले से ये प्रथा बहुत सारी जगहों पर चलती आ रही है कि बेरियल साइट को मार्क करने के लिए एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता है। अब कई जगह पर तो ये मिला कि ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ये ज़मीन के ऊपर थे। कई जगह देखा कि ज़मीन के नीचे दबे हुए मिले। कई जगह आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी देखा कि इन बड़े बड़े पत्थरों का सर्कल बनाया हुआ था, ऐसे बेरियल साइट के आसपास ऐसे सर्कल बनाया हुआ था। और कई जगह ये भी देखा कि बेरियल साइट के आसपास सिर्फ एक ही पत्थर रखा है, सिंगल, लेकिन बड़ा पत्थर रखा है। चाहे अब कोई भी शेप से रखे गए हों, किसी भी अरेंजमेंट में रखे गए हों, बट दीज आर ओनली इंडिकेशन दैट दीज आर burials beneath. That means there are burial beneath. That means किसी भी अरेंजमेंट में ये पत्थर रखे गए हों, एक चीज़ तो जाहिर सी बात है कि ये बड़े पत्थर बेरियल साइट के पास ही रखे जाते थे। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ये है कि जहाँ पर ये बड़े पत्थर पाए गए, दैट मीन्स वहाँ पर उसके नीचे कुछ कब्रें मिली हैं, कुछ बेरियल्स मिले हैं। There were several things that people did to make megaliths. इन मेगालिथ्स को बनाने के लिए ना इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ा करती थी। जैसे कि यहाँ पर ना आपके सामने कुछ लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को आपने अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। देखो पहले तो अगर कोई मर जाता रहा होगा तो ये लोग पहले उसको पिट को डिग किया करते होंगे, मतलब ज़मीन को ये खोदा करते होंगे ताकि एक बेरियल साइट बना सकें। फिर उसके बाद ये उस डेड बॉडी को बरी किया करते होंगे उसमें। फिर उसके बाद ये लोग जो है बेरियल साइट को मार्क करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को ढूंढा करते होंगे जो सुटेबल स्टोन्स हैं। फिर उन पत्थरों को ये लोग ब्रेक किया करते होंगे। फिर ब्रेक करने के बाद उनको प्रॉपर शेप देते होंगे। फिर उनके बाद इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करके बेरियल साइट पर लेके आते थे एंड देन इन स्टोन्स को ये बेरियल साइट पर प्लेस किया करते थे। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है। ऑल दीज बेरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। देखो ये जो मेगालिथ साइट्स हैं, यहाँ पर बेरियल्स में ना कुछ आपको कॉमन फीचर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि जो डेड बॉडीज हैं उनके साथ कुछ न कुछ चीज़ें रखी जाती थी।
डेड बॉडीज वर buried with distinctive pots which are called black and red wares। तो जो डेड बॉडीज होती थी उनके साथ तरह तरह के पोट्स रखे जाते थे, जैसे कि ब्लैक और रेड वेयर पोट्स। वेयर का मतलब होता है पोट्री, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे टूल्स एंड वेपन्स भी इनके साथ दफनाए जाते थे। जो टूल्स एंड वेपन्स किसके बने हुए होते थे? आयरन के। इसके अलावा कुछ बेरियल साइट पर आपको हॉर्सेस के स्केलेटन देखने को मिलेंगे, हॉर्स इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे एंड कुछ ऑर्नामेंट भी देखने को मिलेंगे, जो ऑर्नामेंट स्टोन एंड गोल्ड के थे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के कॉमन फीचर्स देखने को मिलेंगे कि डेड बॉडीज़ के साथ बेरियल कस्टम में बहुत सारी चीज़ें ऐसे दफनाई जाती थी। कहीं पर ब्लैक एंड रेड वेयर, कहीं पर आयरन के बने हुए टूल्स एंड वेपन्स, कहीं पर हॉर्सेस के स्केलेटन्स एंड समटाइम्स जो हॉर्स इक्विपमेंट्स हैं एंड ऑर्नामेंट्स जो बने हुए थे स्टोन एंड गोल्ड के। ये चीज़ें जो हैं बेरियल साइट में डेड बॉडीज़ के साथ दफनाई जाती थी। यहाँ पर आप देखो आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बेरियल्स। लेफ्ट टॉप पर आपको यहाँ पर हॉर्स इक्विपमेंट मिलेगा। देखो ये है हॉर्स इक्विपमेंट जो बेरियल साइट पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक्सिस भी दी हुई हैं और यहाँ पर ये डैगर दिया हुआ है। ये आयरन के बने हुए वेपन्स हैं जो डेड बॉडीज़ के साथ दफनाए जाते थे। तो इस तरीके के कॉमन फीचर्स आपको मेगालिथ साइट्स पर देखने को मिलेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब हम जानेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में किस तरीके के सोशल डिफरेंसेस थे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि जो ये ऑब्जेक्ट्स स्केलेटन के साथ मिले हैं दफनाए हुए, तो शायद ये ऑब्जेक्ट्स उस डेड पर्सन से बिलोंग करते होंगे, इसीलिए उसकी चीज़ें उसी के साथ दफना दी गई। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चीज़ ये भी पाई कि कुछ ग्रेव्स ऐसी थी जहाँ पर स्केलेटन के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दफनाए हुए थे एंड कुछ ग्रेव्स ऐसी थी जहाँ पर बहुत कम ऑब्जेक्ट्स दफनाए हुए थे। अब आपको दोबारा से ये मेगालिथिक साइट आपको मैप नंबर 2 में देखनी है। ये ब्रह्मगिरी साइट है जो हमने ऑलरेडी देख ली अभी। हेयर वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। अब देखो यहाँ पर आपको ब्रह्मगिरी का नाम क्यों याद रखना है। ब्रह्मगिरी एक मेगालिथिक साइट है और यहाँ पर एक ऐसा स्केलेटन मिला है कि जिस स्केलेटन के पास ना बहुत सारी चीज़ें बरी की गई थी। तो ये पाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि उस स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स थे, इसके अलावा 2 स्टोन बीड्स थे, 4 कॉपर बैंगल्स थी, 1 कॉन्च शेल था मतलब शंख था। इसके अलावा ये भी पाया कि वहाँ पर जो अदर साइट्स थी ना, अदर स्केलेटन्स में, अदर ग्रेव्स में सिर्फ पोट्री थी। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन था जिसमें 33 गोल्ड बीड, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल एंड 1 कॉन्च शेल मिली, मतलब इतना सारा सामान मिला। वेयरएज वहीं पर और भी ऐसी ग्रेव्स थी जहां पर बस कुछ पोट्स ही दफनाए हुए थे, जैसे कि ब्लैक या रेड वेयर्स, बस वहां पर वही सब दफनाया हुआ था, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं थे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि एक ग्रेव में तो इतना सारा सामान और दूसरे ग्रेव में बहुत कम सामान। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये सजेस्ट करती हैं कि इस टाइम पर ना सोशल डिफरेंसेस थे, स्टेटस डिफरेंसेस थे, अमीर गरीब के बीच में, पोजीशंस के बीच में। जैसे कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग चीफ्स थे मतलब लीडर्स थे और कुछ लोग उन लीडर्स के फॉलोअर्स थे। तो जो रिच पीपल थे एंड चीफ्स थे उनके पास ज़्यादा बिलोंगिंग्स मिली हैं, ज़्यादा सामान मिला है, एंड वेयरएज जो पुअर एंड फॉलोअर्स थे उनके पास बस पोर्ट्स मिले हैं या छोटे मोटे थोड़े बहुत सामान देखने को मिले हैं। सो ये डिफरेंस जो है ना बेरियल साइट पर, ये हमें ये बतलाता है कि उस टाइम पर ज़रूर किसी न किसी किस्म का सोशल डिफरेंस रहा करता होगा, या तो पोजीशन के बेसिस पर या पैसों के बेसिस पर। Were some burial spots meant for certain families? कि कुछ burial spots को क्या certain families के लिए ही रखा हुआ था? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया था कि एक ही साइट पर, एक ही जगह पर ना एक से ज़्यादा स्केलेटन थे।
तो आइए इस चीज़ के बारे में भी जानते हैं। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन्स मोर देन वन स्केलेटन। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि कुछ मेगालिथिक साइट पर ना एक से ज़्यादा स्केलेटन हैं। सो दीज इंडिकेट दैट people perhaps belonging to the same family were buried in the same place though not at the same time। तो अगर एक ही साइट पर एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं तो दैट मीन्स कि वो लोग सेम फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे और इनको इसीलिए सेम प्लेस पर बरी किया गया है, ऑल्दो सेम टाइम पर नहीं, क्योंकि जिस जिस टाइम पर जिस की डेथ हुई होगी उस टाइम पर उनको एक ही जगह पर दफनाया गया होगा। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रोट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। अब एक ही फैमिली मेंबर में, जैसे कि सपोज करो एक फैमिली मेंबर में एक पर्सन की डेथ हुई और ये है एक मेगालिथिक साइट और यहाँ पर उस पर्सन को बरी किया गया, तो इसी के फैमिली मेंबर में जब जब जिसकी डेथ हुई होगी ना, उन मेंबर्स को यहाँ पर ग्रेव में लाया गया होगा थ्रू पोर्ट होल्स। अब मैं आपको ना एक बार पोर्ट होल्स दिखा देती हूँ, अभी एक सेकेंड। यहाँ पर ये देखो, ये है पोर्ट होल्स, इसके थ्रू ग्रेव्स में डेड बॉडीज को लेके जाया जाता था। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। उप्स, ओके, पेज को मैंने दोबारा रिलोड किया, ऑल दो सारे जो मार्क्स थे वो चले गए यहाँ पर, जितने भी निशान मैंने लगाए थे। इट्स ओके। अब देखो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ये है एक पोर्ट होल और इसके थ्रू जो है लेकर जाया जाता था ग्रेव्स में। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से उसी सेम पेज पर चलते हैं जहाँ पर हम पढ़ रहे थे। ओके, स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स placed on the surface probably served as a signpost to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to। देखो, अब जब एक ही फैमिली मेंबर के लिए जब एक बेरियल स्पॉट इनको रखना होता था ना, तो ये क्या करते थे, यहाँ पर ना ऐसे पत्थरों को साइन पोस्ट की तरह लगा देते थे, मतलब इस तरीके से अरेंज करते थे कि इनको पता चलता था कि कौन से फैमिली मेंबर्स की बेरियल साइट कहाँ पर बिलोंग करती है। ठीक है, तो जब जब जिसका नंबर आता था, जब जैसे जैसे कोई मर जाता था एक ही फैमिली मेंबर में, उनको सेम बेरियल स्पॉट पर लेकर जाया जाता था ताकि सभी फैमिली मेंबर्स को एक साथ दफनाया जा सके। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, इनाम गांव वाला, ये अलग से एक टॉपिक बनता है, इसको हम कल की वीडियो में करेंगे, 4th पार्ट होगा, बट उसमें हम सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर। This side Priyanka Gaur, I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video। एंड आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6th हिस्ट्री का 4th चैप्टर कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ व्हाट बुक्स एंड बेरियल टेल्स अस। तो इस चैप्टर का ये है आज पार्ट 4 और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा, जिसमें हम इनाम गाँव के बारे में पढ़ेंगे। इनाम गाँव ना अर्लीस्ट विलेजेस में से एक विलेज है। इनाम गांव में एक स्पेशल बेरियल मिला है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 13। आप एक बार ना पेज नंबर 13 पर 2nd चैप्टर में आपको मैप 2 मिलेगा, वहाँ पर इनाम गांव को आप एक बार लोकेट करो और देखो कि ये कहाँ पर है। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। भीमा एक नदी है और इस नदी की ये जो रिवर है ना घोड़, ये इस नदी की ना ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है। तो घोड़ ट्रिब्यूटरी के पास में इनाम गांव है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। इनाम गांव में लोग रहने लगे थे कुछ नियर अबाउट 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो, मतलब लगभग कुछ 3600 से लेकर ये कह सकते हो 2700 साल पहले तक लोग यहाँ पर रहने लगे थे, ये गांव ऑक्यूपाई होने लगा था। Here adults were generally buried on the ground, laid out straight with the head towards the north। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना। देखो मैं जिस लाइन को ये कहती हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर लिया करो हाईलाइटर से।
तो जो यहाँ पर अडल्ट जब मर जाया करते थे तो ये लोग ना अडल्ट्स को ग्राउंड पर बरी किया करते थे, ग्राउंड पर उनको सीधा लेटा देते थे। एंड उन अडल्ट्स का जो हेड है, जो उनका सर होता था, वो नॉर्थ की तरफ रखा करते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ इनाम गांव में होती थी कि एडल्ट्स को ग्राउंड पर बरी किया जाता था और उनके हेड को नॉर्थ की तरफ रखा जाता था और ग्राउंड पर सीधा लेटा कर उनको दफनाया जाता था। एंड इनाम गांव में आपको एक बहुत यूनिक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ना घर के अंदर भी बेरियल था, मतलब घर के अंदर भी दफनाए जाते थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। तो जब ये एडल्ट्स कभी जिंदा रहे होते होंगे तो इनके जो वेसल्स हैं, मतलब जो इनके बर्तन हैं, जिन बर्तनों में ये खाया करते थे, जिन बर्तनों में ये पानी पिया करते थे, तो उन बर्तनों में ना ये खाना पानी सब रखकर उस डेड के साथ, उस डेड पर्सन के साथ बरी किया करते थे। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस। देखो, इनाम गांव में ना एक बहुत ही अलग चीज़ ये देखने को मिली कि एक बहुत बड़ा घर था। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी लार्जेस्ट हाउसेस थे। उन लार्जेस्ट हाउसेस में ना एक घर ऐसा था जिसमें 5 कमरे थे और उन कमरों के बीच में एक आंगन था, एक कोर्टयार्ड था। तो इतने बड़े घर का जो ये कोर्टयार्ड है ना, इस कोर्टयार्ड में एक मैन को यहाँ पर दफनाया गया था, एक आदमी को यहाँ पर दफनाया गया था। लेकिन उस आदमी को ना, उसकी डेड बॉडी को बहुत बड़े क्ले जार में रखा था। क्ले मतलब मिट्टी, जार मतलब एक तरीके का संदूक आप कह सकते हो। तो बहुत बड़े मिट्टी के संदूक में या मिट्टी के जार में उस आदमी की डेड बॉडी को रखा गया था। और ये जो क्ले जार है, इसके 4 लेग थे, दैट मीन्स कि 4 पाए थे, इसके 4 पैर थे। तो आप यहाँ पर क्या समझे कि इनाम गांव में बहुत बड़े बड़े हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे। उन बड़े घरों में एक घर ये भी था जहाँ पर 5 रूम थे और 5 रूम के बीच में एक कोर्ट यार्ड था। उस कोर्ट यार्ड में एक मैन को दफनाया गया, लेकिन इस मैन को ग्राउंड पर नहीं बल्कि क्ले जार में इसकी डेड बॉडी को रखा गया था, बहुत बड़े मिट्टी के संदूक में। और उस संदूक के 4 पाए थे, 4 पैर थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। तो इस घर में ना ग्रेन्स को भी स्टोर किया जाता था। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस घर में जिस एक मैन को यहाँ पर दफनाया गया था, उसके लेग की पोजीशन क्या थी? क्रॉस। उसके लेग को क्रॉस करके तब उसे दफनाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। What skeletal studies tells us? अब जब skeletal की स्टडी की जाती है तो उससे हमें क्या पता चलता है? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. देखो, अगर स्केलेटन का साइज अगर छोटा है, स्मॉल है, तो ये पता लगाया जाता है कि ये स्केलेटन एक बच्चे का ही होगा। हालांकि बच्चों के स्केलेटन में ये नहीं पता चलता वेदर ये स्केलेटन गर्ल का है या बॉय का है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना मेजर डिफरेंस इनकी बोन्स में नहीं दिखता, क्योंकि बच्चों के बोन्स ना इतने विकसित नहीं होते, डेवलप नहीं होते इतने कि आप इनमें इतना डिफरेंस बता पाओ इनके स्केलेटन में। हाँ, लेकिन आप मैन एंड वीमेन के स्केलेटन में फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस बता सकते हो, बट एक गर्ल और बॉय के बीच में नहीं। ठीक है। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वीमेन? तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि क्या हम स्केलेटन में ये पता लगा सकते हैं कि ये आदमी का है कि औरत का है, क्योंकि हम ये तो पढ़ चुके कि बच्चों की जो बोन्स है वो इतनी विकसित नहीं होती, तो इसलिए हम गर्ल और बॉय के स्केलेटन में इतना डिफरेंस नहीं बता पाते। बट येस, ऑफकोर्स हम मैन एंड वीमेन के स्केलेटन को देखकर ये बता सकते हैं कि ये मैन का है या वीमेन का है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वट इज फाउंड विद द स्केलेटन। हालांकि कुछ लोग इस चीज़ से भी डिसाइड करते हैं कि स्केलेटन के पास क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट मिले हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज समटाइम थॉट टू बी दैट ऑफ अ वीमेन। अगर किसी स्केलेटन के पास, किसी कंकाल के पास ज्वेलरी मिली है या कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स, ऑब्जेक्ट मिले हैं, तो ये पता लगाया जाता है कि ये शायद किसी विमेन का ही स्केलेटन होगा।
हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद दिस, बट इस चीज़ के साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज़ भी बिल्कुल फैक्ट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मैन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स, आदमी जो थे ना वो भी ऑर्नामेंट्स पहना करते थे. अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द जेंडर ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर. तो अगर मैन एंड वीमेन के बीच में डिफरेंस बताना है तो स्केलेटन के जेंडर को फिगर आउट किया जाता है, जैसे कि द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ विमेन इज जनरली लार्जर टू अनेबल चाइल्ड बियरिंग. कि विमेन जो है ना वो बच्चे को मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर जब वो चाइल्ड बेयर करती है, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो बेसिकली होता ये है कि विमेन का जो हिप एंड पेल्विक एरिया है ये ब्रॉडर हो जाता है इन कंपैरिजन टू मैन. तो इस तरीके से स्केलेटन को देखा जाता है, स्केलेटन के हिप एंड पेल्विक एरिया को देखा जाएगा और फिर उससे पता लगाया जाता है कि ये विमेन का स्केलेटन है कि मैन का स्केलेटन है. These distinctions are based on modern skeletal studies. तो ये जो मैन एंड विमेन स्केलेटन के बीच में जो डिफरेंसेस है ये मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़ के थ्रू ही पता लगाया जाता है. अबाउट 2000 ईयर्स अगो, अगर हम 2000 साल पहले तक की बात करें तो उस टाइम पर एक बहुत फेमस फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था चरक. इन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन पर और उस बुक का नाम भी इन्होंने क्या रखा, चरक संहिता. ध्यान रखना, चरक कौन थे, ये एक फिजिशियन थे. इन्होंने मेडिसिन पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देयर ही स्टेट्स दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स. इन्होंने इस बुक में ये बताया था कि ह्यूमन बॉडी में ना 360 हड्डियां हैं, 360 बोन्स होती हैं. दिस इज मच लार्जर नंबर देन द 206. यहाँ पर पता नहीं 200 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर 206 होना चाहिए था, 206 बोन्स. ठीक है, दैट आर रिकग्नाइज्ड इन द मॉडर्न एनाटॉमी. देखो मॉडर्न एनाटॉमी के अकॉर्डिंग ये पता लगाया है कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन जो चरक ने ह्यूमन बॉडी में बोन्स बताई वो 206 से कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने 360 बोन्स बताई थी. बट चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस. तो चरक ने ये जो 360 हड्डियां बताई है ना, इसमें ना इन्होंने टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस के भी हड्डियों को जोड़ा है, तो इसीलिए ये इतने बड़े फिगर पर आए थे. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चरक ने चरक संहिता लिखी थी, ये एक बुक है मेडिसिन पर, और ये चरक जो है ये बहुत बड़े और फेमस फिजिशियन रहे थे एक टाइम पर, और इन्होंने इस बुक में 360 बोन्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी की बताई. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने इस बोन्स में ना टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस के बोन्स को भी जोड़ा था. ऑक्यूपेशन एट इनामगांव. इनामगांव के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीज एंड सेसमे. आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर बहुत सारी फसलों के रिमेन्स मिले हैं, उनके सीड्स मिले हैं, जैसे कि व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सेसमे. इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियाँ भी मिली हैं रिमेन्स के तौर पर, और इन हड्डियों पर ना कट के मार्क्स हैं, मतलब कट कर रखा हो इस तरीके से, ऐसे मतलब निशान पड़े हुए हैं. तो जाहिर सी बात है इनाम गांव के लोग इन एनिमल्स को एज अ फूड खाया करते होंगे. दीज इंक्लूड, अब कौन कौन से एनिमल्स के जो बोन्स हैं उन पर कट मार्क्स मिले हैं? कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, पिग, सांभर एंड स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मोंगूज. इसके अलावा यहाँ पर बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, इन सभी एनिमल्स की बोन्स के रिमेन्स मिले हैं. देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड. ये चीज़ यहाँ पर इस पैराग्राफ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये लाइन है कि यहाँ पर कौन से जो फ्रूट्स थे वो खाया करते थे ये लोग, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, इसके अलावा वैरायटी ऑफ बेरीज. अब एल्सवेयर में हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे. अराउंड 3500 ईयर्स अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ राइटिंग इन चाइना. देखो चाइना में ना राइटिंग के फर्स्ट एविडेंसेस कब मिले? लगभग 3500 साल पहले.
एंड ये जो राइटिंग्स थी, दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स। एनिमल बोन्स मतलब जानवरों की हड्डियों पर कुछ लिखा हुआ मिला था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जानवरों की हड्डियों पर क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि इन एनिमल बोन्स को ओरेकल बोन्स कहा जाता था। ओरेकल का मतलब है जिससे फ्यूचर की भविष्यवाणी हो सके। तो ओरेकल बोन्स इसीलिए कहा जाता था बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो जो भविष्यवाणी बताने वाले लोग होते थे, जो फॉर्चून टेलर्स होते थे, वो इन ओरेकल बोन से ना फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया करते थे। अब फ्यूचर को ज़्यादातर किंग्स ही प्रेडिक्ट करवाया करते थे। तो किंग्स ना स्क्राइब्स को अपने क्वेश्चंस बताते थे, और स्क्राइब्स वो लोग हुए जिनको लिखना आता है। तो स्क्राइब्स किंग्स के क्वेश्चन बोन्स पर लिखा करते थे। तो किंग्स के क्वेश्चन कैसे होते थे? राजाओं के क्वेश्चन इस तरीके के होते थे, क्या मैं ये बैटल जीतूंगा, या फिर अब की बार फसल अच्छी होगी, या मुझे पुत्र प्राप्त होगा या नहीं होगा। इस तरीके की प्रेडिक्शन किंग्स करवाया करते थे। और ध्यान रखना, इन एनिमल बोन्स पर स्क्राइब्स पीपल थे वो लिखा करते थे, बिकॉज स्क्राइब्स को ही लिखना आता था। मतलब जो उस टाइम पर लिखना जानते थे उनको हम स्क्राइब्स कहते हैं। द बोन्स वर देन पुट इनटू फायर। तो जो भी राजाओं के क्वेश्चन होते थे, इनको बोन्स पर लिखकर इन बोन्स को ना फायर में डाल दिया जाता था। तो अब जाहिर सी बात है, दे विल क्रैक अप। अगर बोन्स को आप फायर में डालोगे तो वो क्रैकअप होगी, उसमें दरार आएगी हड्डियों में, क्योंकि हीट की वजह से। तो जब हड्डियों में दरार आ जाती थी ना, इन दरारों को ही फॉर्चून टेलर स्टडी किया करते थे। और इन क्रैक्स के थ्रू, जैसे कि देखो ये जो है ना, ये देखो ये दरार जो पड़ी हुई है, इन दरारों के थ्रू फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे कभी मिस्टेक नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें सच निकलती होंगी, कुछ चीज़ें गलत निकलती होंगी। ये जो किंग्स होते थे, इनके पास बहुत बड़े बड़े पैलेसेस होते थे शहरों में, और वहाँ ये रहा करते थे। इसके अलावा इनके पास खूब सारी धन दौलत हुआ करती थी। एंड इनके पास ब्रोंज वेसल्स हुआ करते थे। ये ध्यान रखना कि ब्रोंज वेसल होते थे, मतलब ये लोग ना ब्रोंज के बारे में जानते थे। और इन ब्रोंज वेसल्स को ना ये लोग डेकोरेट करवाया करते थे। ऑल्दो दे डिड नॉट नो अबाउट द यूज़ ऑफ आयरन। तो मतलब इन लोगों को ब्रोंज के बारे में पता था, आयरन के बारे में इनको नहीं पता था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आज हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आपके कोई भी जनरल डाउट है, आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल हम 5th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।